Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about gene therapy. So what is gene therapy? It is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. अगर हम बात करें कि जीन थेरेपी क्या है, कोई क्रोमोसोम है, उसके अंदर कोई एक जीन है वो डिफेक्टेड है, वो अपना जो फंक्शन है वो कर नहीं पा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, इस जीन से एक एंजाइम बनने वाला था, अब ये डिफेक्टेड है तो इससे वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, दिस एम्स एट करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट। अब ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है, इस क्रोमोसोम के अंदर वो जीन है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, एक जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा। बाय डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन, इसकी जगह क्या कर दिया जाए, नॉर्मल जीन है वो डिलीवर कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इनटू एन इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर और कंपनसेट द फंक्शन फॉर ए नॉन फंक्शनल जीन। पहले ये क्या था, नॉन फंक्शनल जीन था, लेकिन जब इसे ठीक कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। जो एंजाइम इसे प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। द फर्स्ट डिजीज टू हैव ए जीन थेरेपी इज ADA। ये केस है एक 4 साल की बच्ची के अंदर पाया गया था, जिसके अंदर ADA एडिनोसाइन डीअमीनेज है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, ये एंजाइम है बन नहीं पा रहा था इन 1990। इन दिस द जीन कोडिंग फॉर एंजाइम ADA गेट्स डिलीटेड लीडिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ ADA। उस बच्ची के अंदर जो एंजाइम था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या किया गया, उस जीन को करेक्ट किया गया। करेक्ट करने का मतलब क्या है, जो जेनेटिक डिफेक्ट उस 4 साल की बच्ची के अंदर था उसे क्या किया गया, एक नॉर्मल जीन से जहाँ पर ADA प्रोड्यूस हो रहा हो जिस जीन के अंदर, उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है उसे ठीक करने का, इन सम केसेस इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या है कि हम बार बार उसकी बॉडी के अंदर उस एंजाइम को क्या करते रहें, रिप्लेस करते रहें, एंजाइम को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते रहें, जिसकी वजह से वो जो एंजाइम जो काम करने वाला है वो काम होता रहे। जीन थेरेपी फॉर ADA डेफिशिएंसी कैसे किया गया था इसको इंट्रोड्यूस, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, नॉर्मली WBC बोल सकते हैं या स्टेम सेल्स बोल सकते हैं, वो आइसोलेट किए जाते हैं पेशेंट के ब्लड से, उन्हें कल्चर किया जाता है इन विट्रो लैब्स के अंदर। देन फंक्शनल ADA, जो फंक्शनल होता है, जो काम कर रहा है, जो ADA जो एंजाइम अपना काम कर रहा है, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स के अंदर। WBC के अंदर क्या किया जाता है, उसे कल्चर कर दिया जाता है। दीज लिम्फोसाइट आर रिटर्न बैक टू द पेशेंट बॉडी, उसे दोबारा से पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। Periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes is done because these cells are mortal. ये अगर अर्ली स्टेज के अंदर एम्ब्रियो के अंदर ही डिटेक्ट कर लिया जाता है या बिल्कुल ही कम एज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो इसे बार बार इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार उसकी बॉडी के अंदर इन्हें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जितना जितना लेट होते जाते हैं एज में, उतना ही जल्दी जल्दी हमें क्या करना पड़ता है, इन्फ्यूज़न करना पड़ता है बार बार लिम्फोसाइट्स का, इसके साथ क्या कर सके, कल्चर करके। इसका परमानेंट क्योर क्या क्या हो सकता है, जीन आइसोलेट किए जाते हैं बोन मैरो सेल से, जो क्या करती हूँ, ADA प्रोड्यूस कर लेती हूँ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। वो एक क्या हो सकता है, इसके लिए पॉसिबल क्योर हो सकता है। इस टेक्निक की हेल्प से हम अदर डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, कैंसर है, एट्सेट्रा, और ऑल्सो ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। देन उसके बाद हम बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस की, जिसमें क्या क्या आता है, RDT, PCR एंड ELISA। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन है PCR, क्योंकि ये सबसे नई टेक्निक है। ELISA इससे थोड़ी सी पुरानी टेक्निक है। सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं PCR के ऊपर। देन यहाँ पर कई बार एग्जाम्स के अंदर इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। RDT क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। PCR है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ELISA क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ मोलिकुलर डायग्नोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं PCR की। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस इन बॉडी व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो कैन बी डन बाय PCR। PCR आजकल आपने कॉमन है, बहुत सुना होगा। COVID-19 का जो टेस्ट है वो PCR की हेल्प से ही किया जाता है। ये क्या कर देती है, इट एम्पलीफाइज द DNA सेवरल फोल्ड्स। PCR is used to detect the HIV patient in suspected AIDS patient and mutation in genes in suspected cancer patient, और COVID-19 का जो टेस्ट है वो भी PCR की टेक्निक से ही किया जाता है। देन उसके बाद आता है ELISA। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन।
इसके अंदर क्या क्या कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट इट कैन बी डिटेक्टेड। यहाँ पर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इसका जो एंजाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम है यहाँ पर नॉर्मली यूज़ किया जाता है, वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज और वी कैन से परऑक्सीडेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और दूसरा यहाँ पर इसका जो एंजाइम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये किस चीज़ पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। देन थर्ड है आरडीटी। आरडीटी क्या है? आरडीटी में इंपॉर्टेंट है प्रोब। प्रोब के ऊपर कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है? प्रोब क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। जैसे मान लीजिए कोई नायलॉन की शीट है, ये रेडियो एक्टिव है, इसके ऊपर कोई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए टैग्ड है, इसे क्या बोल दिया जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? प्रोब हो गया। In this method, a probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in the clone of cells. The cells are then detected by autoradiography. Then इसके बाद हम next topic की बात करते हैं transgenic animals. Animals that have their DNA manipulated to possess or express an extra gene are called transgenic animal. Transgenic का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब क्या होता है? कुछ चेंज करना, जेनिक मतलब जीन्स को, एनिमल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जीन या जीन्स के साथ कुछ चेंज करना, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक माइस है, रैट है, रैबिट, पिग, शिप, काउज एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। फॉलोइंग आर द कॉमन रीजन फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या रीजंस हैं कि डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो डेवलप किए गए हैं? सबसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स सर्व एज मॉडल्स टू स्टडी जेनेटिक्स, जीन रेगुलेशन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन फिजियोलॉजी। लैब्स के अंदर क्या किया जाता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है। उनकी जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, जीन रेगुलेशंस को स्टडी करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है एज अ मॉडल। इन केस ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए बार बार कोई ना कोई ड्रग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं इन्हीं एनिमल्स के ऊपर। तो एज अ मॉडल इन्हें कहाँ पर यूज़ किया जाता है? डिजीज़ को स्टडी करने के लिए कि उनके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, किस ट्रीटमेंट से क्या होगा, इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। स्पेशली ट्रांसजेनिक मॉडल्स को हैव बीन डेवलप्ड फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर डिजीज़ के लिए यूज़ किया गया है ट्रांसजेनिक मॉडल्स को। तभी हमें इनके बारे में, इन डिजीज़ के बारे में इतनी नॉलेज हो पाई है। देन उसके बाद है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस दैट हैव जीन्स कोडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि एक ह्यूमन प्रोटीन है, उसे यूज़ किया जाता है टू ट्रीट एम्फिसीमा। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफन रिक्वायर सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेंसिव टू मेक। नॉर्मली अगर हम इनको बनाते हैं किसी चीज़ के डिजीज़ के को ट्रीट करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स का, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। जैसे कि इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है रोजी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव कौन सी थी? रोजी। प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन enriched milk which contain alpha lactalbumin and was nutritionally more suitable for human babies। इसीलिए क्या गया था? ट्रांसजेनिक काव है वो प्रोड्यूस की गई थी। अगला है वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट के लिए। जैसे आजकल क्या है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, लेकिन ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट यूज़ करने से पहले उन्हें क्या किया जाता है? जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं, उनके ऊपर उन्हें टेस्ट किया जाता है ताकि सेफ्टी के लिए ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्ट यूज़ ना करें, ताकि उनका जो पहले इफेक्ट है वो एनिमल्स के ऊपर देखा जा सके। एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया टू चेक पोलियो वैक्सीन। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए कोई भी केमिकल है, केमिकल प्रोडक्ट है, उसे मार्केट में उतारने से पहले क्या किया जाता है? एनिमल्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ की, कि कई बार जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, उन्हें मार्केट में उतारने से पहले क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर।
या कई बार जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनकी जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है, उनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके ऊपर भी कई बार क्या होता है, कोई इथिकल इश्यूज हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे बोला जाता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक कमेटी बनाई गई जो डिसीजन लेती है कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है या जो एनिमल है, प्लांट है, वो क्या है, पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं है, उसे यूज किया जा सकता है या नहीं। मॉडिफिकेशंस which may result in the loss of biological significance of animals cannot be beyond regulations। कुछ रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने कि इन्हीं रेगुलेशंस के, रूल एंड रेगुलेशंस के अंदर ही हमें क्या करना होता है, उन एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करना होता है। कई बार क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ जाते हैं। इफ दीज ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन नेचुरल इकोसिस्टम, उससे कोई भी इफेक्ट हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर। पेटेंट्स फॉर ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। कई बार जो ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ होती हैं प्लांट्स की, उनसे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे कि मैनी इंडिजिनस वैरायटीज़ आर क्लेम्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एज देयर ओन इन्वेंशन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बासमती राइस के ऊपर बहुत इशू क्रिएट हुए थे एक बार। ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती वाज क्लेम्ड बाय एन इन अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी क्या कहती है कि ये हमारी क्या है, नेटिव क्रॉप है, बासमती है, वहाँ पर प्रोड्यूस की गई थी। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंडियन फार्मर्स हैं उन्होंने उसे कैसे प्रोड्यूस किया था, बाय क्रॉसिंग इंडियन बासमती विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़। लेकिन यहाँ पर किसी अमेरिकन ने क्या किया, उस वेराइटी को लेकर अपनी कंट्री में जाकर क्लेम कर दिया, पेटेंट प्रोड्यूस किया कि ये क्या है, क्रॉप है, जो बासमती की वैरायटी है ये हमारी है। सिमिलरली नीम और टर्मरिक के केस में भी यही हुआ था, विच हैव बीन प्रोड्यूस यूज्ड फॉर एजेस इन इंडियन मेडिसिन्स, ऑल्सो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट फॉर पेटेंट राइट्स। देन उसके बाद दो टर्म हैं, बायो पेटेंट एंड बायोपिरेसी। बायो पेटेंट क्या होता है, राइट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कि कोई भी जो नई वैरायटी प्रोड्यूस करता है या नई वैरायटी के बारे में राइट अपने आगे लाता है, उसे गवर्नमेंट क्या करती है, वो राइट देती है कि ये जो चीज़ है, जो ये वैरायटी है, ये उसी ने प्रोड्यूस की है। ए पेटेंट इज़ द राइट ग्रांटेड बाय एन गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, जिसने ये इन्वेंट की है, टू प्रिवेंट अदर from making commercial use of his invention. Now, patents are granted for biological entities and for products derived from biological resources. Sorry. Biopiracy. Biopiracy क्या है? Biopiracy is defined as the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries. इस यहाँ पर वही एग्जाम्पल आएगा कि बासमती का वो प्रोड्यूस किसने की थी, इंडियन फार्मर्स ने, लेकिन राइट किसने मांग लिए उसके, किसने बोल दिया, अमेरिकन कंपनी ने, कि जो वैरायटी है बासमती की ये उन्होंने प्रोड्यूस की है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपकी कोई चीज़ है, आपकी कोई नोटबुक है या आपकी एक साइकिल है, आपका दोस्त उसे बिना पूछे आपसे ले जाता है और उसे यूज़ करता रहता है, तो वो क्या हो जाता है, बायोपिरेसी। बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी सहमति के आपकी ही चीज़ को यूज़ करना, तो वो क्या कहलाता है, बायोपिरेसी कहलाता है। जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो फाइनेंशियली रिच नेशंस होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज कम होती है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, डेवलप नेशंस होते हैं, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। तो कई बार क्या करती हैं, जो फाइनेंशियली रिच नेशंस होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वो ट्रेडिशनल नॉलेज को, बाकी कंट्रीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज को या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को लगातार यूज़ करते रहते हैं और उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इसी राइट के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी, वहाँ से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ के हों, उसी कंट्री के हों, उनके राइट्स उन्हें मिलते रहें, उनका जो फ़ायदा होता है वर्ल्ड वाइड, वो फ़ायदा उन्हीं का हो जहाँ से वो वैरायटी प्रोड्यूस होती है, जो एनिमल्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।